एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे हर एग्जाम में उनसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा सबसे पहले आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 5 है ना, इसको हम पार्ट 1 में भी लेते हैं, पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें आर्टिकल 1 to 5 यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में इसमें बताया गया है, हमारे जो इंडिया है उसके बारे में, और जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 5 to 11 है जो कि हमारे सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है। ये जो है ये पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स से सवाल आते हैं। तो आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत ही डिटेल में पढ़ लेना, आर्टिकल 12 to 35। ओके, तो आर्टिकल जो 14 to 18 है उसमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की गई है ना। और आर्टिकल 19 to 22 है उसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 23 से 24 दो आर्टिकल हमारे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक्सप्लॉयटेशंस की आप बात की जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और हमारा जो बच्चे हैं उनको एक जो हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करवाना है, मतलब चाइल्ड लेबर नहीं करवाना, उसके से रिलेटेड ये आर्टिकल्स दो हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29, 30 ये हमारी बात करते हैं कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो हमारी माइनॉरिटीज़ की हैं उनके बारे में। आर्टिकल 32 ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। क्योंकि जब भी आपका कोई हनन होता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 18 से 22 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की थी, तो उसमें आर्टिकल 19 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंडर 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। और उसमें राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी प्लेस, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी पूरी भारत के किसी भी कोने में आप जाके सेटल हो सकते हो आप किसी भी पार्ट में, एक्सक्लूडिंग जो स्टेट्स जिनमें कि स्पेशल उनको राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है ना, तो उन स्टेट्स को छोड़ के आप बाकी के अदर स्टेट्स में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी प्रकार आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो डीपीएसपी है ना वो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट रहती है हमारी सेंट्रल लेवल पे, वो पॉलिसीज उनको हमेशा ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसीज बनानी चाहिए, है ना। तो उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो जैसे कि आर्टिकल 39 है, इसमें लीगल हेल्प मिलेगी, फ्री लीगल एड मिलेगा आपको। अगर आप मान लो आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई वकील को हायर कर सको, तो आपके उससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके तरफ से केस लड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत के बारे में बताता है, और आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। आर्टिकल 46 जो है वो हमें बताता है रिजर्वेशन, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब्स में रिजर्वेशन। आपको पता होगा कि अभी ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस आर्टिकल्स में। इसी प्रकार आर्टिकल 48 जो है वो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है कि वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट को हमें कंजर्व करके रखना है। इसी प्रकार आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, मतलब कि दोनों का अलग अलग काम है, एक दूसरे के काम में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, तो वो आर्टिकल 50 में बताया गया है ना। तो इसी प्रकार से आर्टिकल 51 है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 51 जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जिक्र किया गया है। आपको पता है कि जब इनिशियल स्टेज पे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारी 10 हुआ करती थी, लेकिन जो 86th अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि क्या है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A में इसको ऐड किया गया है। आगे चलते हैं।
आर्टिकल 52 है, ये प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 53 जो है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 इलेक्शन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 58 है जो कि एलिजिबिलिटी बताता है कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसके बारे में बात करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल जो 60 है वो इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन हम बात करें आर्टिकल 60 की, तो वो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन किस प्रकार होगी और कौन उस ओथ को प्रेसिडेंट को दिलाएंगे। ठीक है, तो अब एक देख लेते हैं अपन आर्टिकल 169 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हमारे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसी प्रकार कुछ कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं। जैसे लोकसभा होती है, उसके अपोजिट में अगर स्टेट में बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इसी प्रकार राज्यसभा सेंटर पे होती है, उसके अपोजिट में बात की जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाती है हमारी अदर स्टेट्स में। अभी अगर बात की जाए तो इंडिया में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी वर्किंग है या फंक्शन में है। ओके, तो ये आगे बात करते हैं हम। जैसे कंपेरिजन कर लेते हैं, क्या होता है कुछ आर्टिकल्स आपको कंपैरिजन से बेटर तरीके से याद होते हैं। जैसे कि गवर्नर का जो कंपैरिजन किया जाए स्टेट लेवल पे तो प्रेसिडेंट का जो कंपैरिजन किया जाए स्टेट लेवल पे तो वो गवर्नर होता है। इसी प्रकार अगर सेंट्रल लेवल पे पीएम होता है तो स्टेट लेवल पे हमारे सीएम होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल अगर आप एग्जीक्यूटिव हेड की बात की जाए सेंट्रल लेवल पे तो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट लेवल पे बात की जाए तो गवर्नर होते हैं। और इनके लिए एक आर्टिकल 153 होता है, या मिसप्रिंट है, और ये आर्टिकल 52 में बताया गया है कि देश के लिए एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसी प्रकार आर्टिकल 153 में बताया गया कि स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में। आर्टिकल 54 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है प्रेसिडेंट की, और 156 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है गवर्नर की। ठीक है, इनको ओथ कौन दिलाता है, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और गवर्नर को भी ओथ सीजेआई ही दिलाता है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हाई कोर्ट का जज दिलाएगा, ये नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। ऑर्डिनेंस होता क्या है, बेसिकली एक रूल होते हैं या आप कहें एक लॉ होता है जो कि कुछ इम्पोर्टेंट या आप कहें कि जिसके ऊपर पार्लियामेंट नहीं बना रही उसके ऊपर ऑर्डिनेंसेस अपने प्रेसिडेंट निकाल देते हैं। इसी प्रकार से अगर ऑर्डिनेंसेस बात की जाए स्टेट में तो वो गवर्नर निकालते हैं। और ये पार्डन क्षमादान जो बात की जाती है कि आपकी सज़ा कम कर दी गई है तो वो प्रेसिडेंट को जो पावर मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 72 के तहत, और यही सेम पावर मिलती है आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि गवर्नर की पावर्स लिमिटेड है, वो बस छोटी मोटी क्षमादान दे सकता है। जैसे कि अब प्रेसिडेंट क्या है, अगर मान लो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया किसी को और आपको कैपिटल पनिशमेंट दे दी है तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास इतने पावर होते हैं कि अगर वो प्ली करता है जिसको कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट दी गई है तो उसको वो कम करके आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी पावर्स, इतनी सारी पावर्स गवर्नर्स को नहीं दी गई, गवर्नर्स को बस कुछ पावर्स दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं सेंटर और स्टेट लेवल पर। सेंटर लेवल पे जो होता है वो जो कि हेड कौन होता है हमारे पार्लियामेंट का, या आप कहें गवर्नमेंट का हेड कौन होता है सेंट्रल लेवल पे, तो वो पीएम होता है। अपनी कंट्री में एक पीएम होनी चाहिए और उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए 74 में। और इसी प्रकार सीएम के लिए जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 163 में, और सीएम और उनकी मिनिस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 75 के अंडर में, और इनका अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 164 के अंडर में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, और आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी केस लड़ता है कोर्ट में। अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किसी ने केस करा है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से स्टेट में होते हैं एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर होते हैं जो कि स्टेट की तरफ से रहते हैं। आर्टिकल 165 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 78 में ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये आपको प्रेसिडेंट को बताना है, कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना है अगर आप कुछ लॉ वगैरह कुछ चेंजेस ला रहे हैं। और इसी प्रकार ये सीएम की ड्यूटी होती है गवर्नर को बताने के लिए आर्टिकल 167 के तहत।
राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 पार्ट 3 के तहत 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए अलग अलग फील्ड से, जैसे कि आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में बात की गई है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 108 जो कि ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है कि दोनों हाउसेस की, जो दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो किस प्रकार होगी, और वो आर्टिकल 108 में उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1110 मनी बिल के बारे में बताता है, सॉरी आर्टिकल 110 या आप कहें 110 जो है वो मनी बिल के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आप कहें बजट। आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार यूज किया गया है, तो आपको जवाब देना है एक भी बार नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी जगह पर हमेशा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। आर्टिकल 148 की बात की जाए तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे हाईएस्ट ऑडिट ऑफिसर होते हैं पूरी इंडिया के, और ये ऑडिट करते हैं कि डिफरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उनका या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का ये ऑडिट करते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि करप्शन फ्री चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके अंदर और भी कई ऑफिसर्स आते हैं। तो ये सीएजी के बारे में बात करता है 148। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई आर्टिकल 124 में कि हमारे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट जरूर होना चाहिए, और आर्टिकल 32 से उसको पावर दी गई है कि वो रिट जारी कर सकता है अगर किसी भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो इसी प्रकार हाई कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 214 इसमें बताया गया है कि हर स्टेट में या फिर 2 स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 226 के तहत इसको पावर दी जाती है रिट जारी करने की। और आपको एक सवाल बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है कि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से किस मायने में ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाई कोर्ट जो है ना, वो उसको पावर दी जाती है कि वो रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग अदर राइट्स, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही रिट जारी कर सकता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखनी होंगी ये चीज़ें। जैसे कि आगे चलते हैं, आर्टिकल 262 की बात कर लेते हैं। रिवर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है। लेट सपोज कोई एक रिवर है, जैसे मान लो जैसे आपने सुना होगा कावेरी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट चलता रहता है कर्नाटक तमिलनाडु में। तो आपको ध्यान रखना होगा उस डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने के लिए है ना, जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 में बात की गई है रिवर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 280 की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन और आर्टिकल 326 वोटिंग राइट्स। अब आपको ध्यान रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल जो है वो 243 के है। ओके, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और आर्टिकल 338 है जो नेशनल कमीशन फॉर एससी, और आर्टिकल 338 का पार्ट ए है वो एसटी के लिए, आर्टिकल 338 का पार्ट बी है ये ओबीसी के लिए बताया गया है। आर्टिकल 239 है जो कि बात करता है यूनियन टेरिटरी के बारे में। अब आ जाते हैं कुछ आर्टिकल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल 266 ये कंसोलिडेटेड फंड या आप कहें पर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड, जब इमरजेंसी में आपको फंड चाहिए होता है तो कंटिजेंसी फंड के लिए 267 आर्टिकल में बात की गई है। 51 में बात की गई है कि हिंदी लैंग्वेज को हमें प्रमोट करना होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 368 अमेंडमेंट कैसे करने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस बताया गया है उसमें। ठीक है, और आर्टिकल 370 एज यू नो कि इसको 2019 में इसको अबॉलिश कर दिया गया है ना। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 371 जो कि कुछ पावर्स जैसे कि जम्मू कश्मीर को दी गई थी, उसी प्रकार से कुछ पावर्स अदर स्टेट्स को दी गई हैं, तो वो आर्टिकल 371 में बात की गई है। आर्टिकल 352 की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 और 365 ये दोनों किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल या फिर आपका स्टेट इमरजेंसी, जहाँ की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो फेल कर जाती है, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगाया जाता है और गवर्नर को कुछ ड्यूटीज प्रेसिडेंट के हिसाब से दी जाती हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल 360 की बात की जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे इंडिया में कभी लागू नहीं हुई है। तो आपसे एक सवाल सीधा पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सी है जो कि इंडिया में लागू नहीं हुई है इमरजेंसी। ओके, आर्टिकल 358 जो है हमारा ये रिलेटेड है कि आर्टिकल 19 में जो आपको राइट्स दिए गए थे, जैसे कि मैंने बताया था आपको राइट टू स्पीच
एक्सप्रेशन, सेटल होना कहीं भी, या फिर कोई सा भी प्रोफेशन, या फिर आप कहीं भी घूमने जाना, वो सारे जो राइट्स हैं ना उनको सस्पेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 358। अगर इन केस आपके स्टेट में, आपके कंट्री में अगर इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो ये आर्टिकल 358 लागू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आर्टिकल 359 में बात की गई है कि और भी जो राइट्स हमें दी गई हैं उनको किस प्रकार सस्पेंड करना है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि कोई भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 जो आपको पर्सनल लिव लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ जो दिया गया है, या फिर आपका डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, उसमें आपको ये सारे ये दोनों राइट्स कभी भी आपके अबॉलिश नहीं कर सकती गवर्नमेंट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी आपका सस्पेंड नहीं हो सकता। इसी प्रकार आर्टिकल 371 पे चलते हैं। आर्टिकल 371 और 371J, ये जो मैंने आपको बताया था, ये 10 अदर स्टेट्स, या फिर आप कहें इनको कुछ ऐसे स्टेट्स जिनको कुछ आपको राइट्स, स्पेशल राइट्स दिए गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, इनको कुछ अदर राइट्स दी गई हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें 371 और 371 से लेकर 371J तक की गई हैं। आर्टिकल 377 से प्रोविजंस टू CAG, मतलब CAG किस प्रकार काम करेगा वो बताया गया है आर्टिकल 377 में। और 378 में बताया गया पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि ये किस प्रकार काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 379 से लेकर 371 तक रिपील कर दिए गए हैं। आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 394 कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 394A ये कि अथॉरिटेटिव जो टेक्स्ट होते हैं वो हिंदी में होने चाहिए, उस पर बात करता है। आर्टिकल 395 रिपील कर दिया गया है, नो मोर लॉन्गर एग्जिस्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने सजेशंस कमेंट में डालिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल में और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो।